नमस्कार। सियाराम कला रचना के इस धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत ये सुतले भाग 12 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज वही पुरानी जो चर्चा है उसी को दोहराने जा रहे हैं कि ये मूल अक्षर है, उसकी जो गहराई का हिस्सा है, यानी ये जो मैंने लाइट कलर दिखा रखा है आपको, थोड़ा हाईलाइट इसको कर रखा है, ये मूल अक्षर को इसको थोड़ा हाईलाइट कर रखा है। और जो ये मूल अक्षर है उसकी गहराई का जो ये हिस्सा है, अगर आप इस वाइट को हटा दें तो ये वाला जो है जो ये टाइप है लेटर की, वो ये देवनागरी लिपि शैली है। पिछले मैंने जो 10-11 जो भी भाग थे मैंने उसमें आपको अच्छी तरह समझा दिया है। और ये एक विशेष कोण में है, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे कोण विशेष तरह के, और ये जो है ना 90 डिग्री के हैं। तो अधिकतर जो शैली है वो ये देवनागरी ही प्रयोग में लाई जाती है, चाहे पाठ्यक्रम हो या फिर कोई न्यूज़पेपर या पुराने जो है वो ग्रंथ या साहित्य। तो ये सबसे ज़्यादा यही भाषा जो है, मतलब यही देवनागरी लिपि शैली का ही प्रयोग, लिखावट जो आपको मिलेगी, लिखाई मिलेगी, वो इसी शैली में मिलेगी। इसका एक कारण ये है कि ये अपने दृष्टिकोण के सापेक्ष है। ये सापेक्ष, अभी मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। चलो देखो, ये तो बना के भी आपको बता दे रहा हूँ कि ये तो है आपका मूल अक्षर। तो अब आप ये देखो, यहाँ पे देखेंगे ये दो सिरे हैं, ये इसको यूँ घुमाया, यानी इस तरह से ऐसे करके, और फिर इस हाथ को लेके फिर इधर ऐसे यूँ ऐसे घुमाया इस तरह से, और ये डंडा खींच के और ये हेडलाइन इसकी लगा दी। ठीक, अब ये क्या हुआ, चौक को भी आपको चारों तरफ से घुमाना पड़ा। ये दो सिरे हैं, जब दो सिरे हैं तो आप चारों तरफ घुमाएंगे तभी तो एक गोलाई आएगी प्रॉपर। लेकिन देवनागरी लिपि शैली में ऐसा नहीं है। देवनागरी लिपि शैली में दोनों सिरे जो है वो अपनी जगह पे स्थिर रखे जाते हैं, सिर्फ हाथ ही घुमाया जाता है। आप ये देखें, इस तरह से ये देखें आप, ये आपको नज़र आ गया होगा अच्छी तरह से। ये आसेना और एक ये है आसेना। अब आप सच्ची बात बताना कि आपको पढ़ने में ये आसान लग रहा है या ये लग रहा है, देखने में ये अच्छा लग रहा है, ये सुंदर लग रहा है कि ये लग रहा है। 100% मैं कह सकता हूँ कि आपकी नज़रों का जो दृष्टिकोण है वो इसमें टिक गया होगा एक जगह पे। ये दृष्टिकोण है, क्योंकि जो गहराई है वो हमारी आँखों को कोण के द्वारा समझ में आती है। तो ये जो मूल अक्षर है इसकी गहराई का हिस्सा ये है। आप फिर समझ लिए, सापेक्ष है ये आपके दृष्टिकोण को। सपोज कीजिए, मैंने पिछली बार भी चित्र बनाया था, जैसे ये कोई बॉक्स मैं ले लेता हूँ ये, तो आप इसकी गहराई को अगर इमेजिन करेंगे, अब हमारी जो आंखें करेंगी इमेजिन इसकी गहराई का, तो क्या इसी 90 डिग्री के कोण पे करती जाएंगी? वो नहीं कर सकती हैं। वो इसकी गहराई का एक कोण डालेंगी इस तरह से ये कोण जो है वो इस तरह वैसे डाल देंगी इस पे, और हमें वो गहराई का जो है ना वो आभास हमें हो जाएगा। ये आप देखें, ये जो कोण है इधर से और इधर से, तो आँखों की बनावट के अनुसार, यानी दृष्टिकोण के हिसाब से ये सापेक्ष है। आपने बचपन में कभी साइकिल जिन लोगों ने चलाई हो और वो हवा, बोले साहब हवा तो खिलाफ है, आज साइकिल तो जोर आता था ना, और जब सापेक्ष हुई तो खटाखट जो है ना, आपके पाइडल आपने 2 लगाए तो 4 लग गए। तो सापेक्ष, ये जो कोण है वो सापेक्ष है हमारी नज़रों के। आपने सिनेमा घर भी गए होंगे तो जो आगे का टिकट होता है वो सस्ता होता है कि नहीं होता, और पीछे का बिल्कुल जो है वो महंगा होता है। तो हमारी आंखें जो है वो सही एंगल पे सही कोण डाल के और उसको इमेजिन कर लेती हैं चित्र को, इसलिए वो जो है महंगा होता है। और जब आगे बैठे हो तो आंखों को जोर लगाना पड़ता है, कोणों को सेट करना पड़ता है आगे पीछे,
तो वो चित्र जो धुंधले और वो साफ नहीं, यानी आपको अगर इस टाइप का अगर कोई लेखनी दे दी जाए लिखने के लिए, तो आपको लिखने में भी दिक्कत है और उसको जो है पढ़ने में भी दिक्कत है। ये आसानी, ये गहराई है। आप बात की गहराई को समझें, आप नज़र की यानी दृष्टि की गहराई को समझें, आप दृष्टिकोण अपना अच्छा रखें। तो ये दृष्टिकोण है, तो ये एंगल में सारे इसके सिरे भी आप देखेंगे, तो इसलिए आपको ये पढ़ने में आसानी रहती है। गहराई का मतलब दृष्टिकोण। वैसे तो इंग्लिश में कहते हैं क्या नाम, विजन, लेकिन विजन परफेक्ट नहीं है। हमारी जो हिंदी भाषा का शब्द है, नज़र भी कहते हैं, उर्दू में नज़र कहते हैं। नज़र ने नज़र को मुलाकात कर ली, और वो जरा नज़रों से कह दो जी निशाना चूक ना जाए। तो अच्छा जो है परिभाषित तो अच्छा किया है, लेकिन जो हिंदी और संस्कृत में है जो दृष्टिकोण, वो वास्तविक है, यानी जो मूल स्थिति है उसके आधार पे दृष्टिकोण है। आप देख रहे होंगे इसको अच्छी तरह से। मान लो सपोज करो ये डिब्बा है, और मैं सारे 90 अंश के कोण इस पे बनाते चला जाऊँ, ये लो बना दिए, लो यहाँ पे भी बना दिए, और लो यहाँ पे भी बना दिए। चलो कितने बनाओगे आप, कितने बनाते चले जाओ, तो क्या आपको है ना ये डब्बा समझ में आएगा क्या? आप इसको नहीं समझ सकते। तो ये सापेक्ष है। जो पिछली बार मैंने एक जिक्र किया था आपको कि हमारे जो धार्मिक प्राचीन मंदिर हैं, और अगर उनमें भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो कुछ समय के लिए वो जो है ना वहाँ का वातावरण या ऐसा लगता है जैसे फ्रेश एकदम से, या दर्शन करके आ गए उस स्थान से जाके, तो कुछ देर के लिए जो है वो मस्तिष्क भी अपना काम करना बंद करेगा, तो कुछ है ना अजीब सा जो है ना महसूस होगा, एकदम रिलैक्स सा महसूस होगा, क्योंकि वो जैमर है, वो जो एरिया है। जैसे आपका मोबाइल है, तो मोबाइल में जहाँ जैमर हो तो वहाँ नेटवर्क नहीं काम करता, तो जो आपकी जो ग्रह दशा या जो है वो चल रही है, किसी के ऊपर नहीं कहते अरे क्या करें गिरा लगी हुई है, अरे नक्षत्र वो साढ़े साथी वो शनि लगा हुआ है, बोले साहब ये है और वो है फलाना। तो अब यानी कहने का मतलब मेरा तात्पर्य ये है कि वो जो स्थान है, तो वो ग्रहों की पड़ने वाली जो 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 प्रकाश है या छाया है, उसके आधार पे उसके आधार पे जो है ना उसका निर्माण किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो वेदियां हैं, मैंने पिछली बार भी बताई थी, चाहे वृत्त में हो या वर्ग में हो या फिर अर्धवृत्ताकार हो, यूं हो, इस टाइप कोई भी जो वो वेदियां हो, तो इनका क्षेत्रफल एक ही रहता था। इनका मेजरमेंट है बाकायदा, और ऐसा नहीं है कि आपका इंची टेप जो है ना वो काम में लाए जाते हैं, इंची टेप नहीं काम में लाए जाते हैं इनको जो निर्माण करने में। ये तिल और जौ की, जैसे 34 आप अगर तिल के दाने इकट्ठे कर देंगे तो 1 इंच हो जाएगा, या जौ के अगर आप इकट्ठे कर देंगे 3 दाने लगातार बिल्कुल जोड़ के रख देंगे तो वो 1 इंच हो जाएगा। ये इंची टेप में तो फ़र्क आ सकता है, क्योंकि जो वो दूरी है, जैसे आपका 1 फीट है, तो यहाँ से आप जब 1 फीट डालेंगे तो उसके बाद ये डिस्टेंस रह जाएगा ना, उसके बाद आप तो जो अंतर है, यानी जो ये पैरामीटर हैं, जो ये बनाए हुए चिन्ह है, ये आपको ये उसके मानदंडों को, नाप को, मेजरमेंट को ये डिस्टर्ब कर देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है सीधा सा कि आप समझे, ये वेदियां हैं, इनका क्षेत्रफल एक ही रहता था, और तिल और जौ से मेजरमेंट जो है ना वो लिया जाता था। अब आजकल तो बना देते हैं आइडिया से। और ये जो भाग है, ये आपने देखा होगा जब कभी यज्ञ वगैरह होते हो, तो तिल और जौ जो है वो भी आज के टाइम पे आहुतियाँ उनकी भी दे देते हैं साथ, मतलब मिला देते हैं, लेकिन वो इसलिए था कि ये अन्न है, वेस्ट नहीं जाए। तो जो सामग्री हुआ करती थी यज्ञ की, तो जौ और तिलों को उसी में मिला के और वो उसको अर्पित करते, अग्नि को अर्पित कर। तो अर्पण और समर्पण और तर्पण, यही एक मतलब यही एक स्थान है मंदिर। या आप अपने गलता जी चले जाए तो गलता में भी ऐसा ही कुछ है। गलता जी का जो निर्माण है वो कुंड का, वो एकदम उल्टा है जस्ट मंदिर का। जैसे मंदिर का यूं इस तरह से जाते हैं ना, ये मंदिर का जो ये आप ये देखेंगे, ये इस तरह से मंदिर का जो है ना वो इस तरह से अपने, ये तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो वर्ग में रहता है। फिर उसके बाद ये जो कोण है वो इस तरह से बनाए जाते हैं अपने ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, और ग्रहों के अलावा उनके पड़ने वाले प्रभाव और पड़ने वाले जो छाया या प्रकाश है उसके आधार। फिर इसके बाद जो है ना वो कलश शुरू होते थे, इस तरह से होते हैं,
जो प्राचीन मंदिर है, और फिर इसमें ये पताका इस तरह से वो लहराई जाती थी इस तरह से। तो अब ये क्या है कि यही एक तीर्थराज इसलिए कहा गया है कि जो पुष्कर जो जो तीर्थ हैं तो उनमें तो ये जो अग्निवेदी हैं उस तरह का जो है ना वो कि भाई अर्पण और तर्पण और समर्पण। आप जाते हैं तो खाली कच्चा अंडरवियर होता है, तो मतलब क्या है कि यहाँ जाने के बाद जब आप इसमें स्नान करते हैं या अपने जो गालव ऋषि की अपने जयपुर में जो तपोभूमि है यानी गलता घाटी, उसका जो मेन कुंड है उसका निर्माण जो है वो इसी आधार पे हुआ है कि नीचे अगर 1 अंगुल है तो यहाँ तक आते थे 9 अंगुल हो गया, मतलब 9 गुना। तो इसकी जो पताका है पुष्कर यहाँ पे गलता की, तो वो पाताल में है, यानी वो इस तरह से निर्माण किया गया है कि ये जो है कहते हैं कि यहाँ चाहे आप वैतरणी गंगा सुरसरी जिसे कहते हैं गंगा जी, आप चाहे उसमें स्नान कर लें या तीर्थों में जाके जो है अर्पण तर्पण और समर्पण कर दें अपने पूर्वजों का या गलता घाटी में, तो बात एक ही मानी जाती है। और इसी तरह से हमारे ऋषि मुनि जो है वो बहुत जो उनकी जो ज्यामिति विधि जो थी, जो सिस्टम बहुत अच्छा था। उन्होंने दृष्टिकोण मतलब इसकी जो गहराई को समझा और इस निर्कुल में एक इसी एंगल पे कट मार दिया इसके सिरे पे, और ये लेखने के लिए ये इसको जो है तैयार कर दिया कलम यानी निर्कुल। और इसको कुछ नहीं करना होता है, 2 हिस्सों में इसको टिकाना होता है स्याही से, और आप भर के और इसमें कागज़ पे आप सीधा एक जगह रोक के और आप इसको लगातार जो है वो लिख सकते हैं। तो आप समझें कि ये जो है वो गहराई का हिस्सा है, यानी ये सापेक्ष है अपनी नज़रों के, जो अपना दृष्टिकोण है उसके सापेक्ष है, ये सापेक्ष नहीं है। इसलिए आप कोई भी टाइप अगर लिखेंगे तो वो देवनागरी लिपि जब तक आपने नहीं लिखी तब तक आपकी वो शुद्धलेख नहीं कहलाई जा सकती है। ये वैदिक ज्ञान है और ये वैदिक आधार है, आप इस चीज़ को समझें। और अब तो क्या एलईडी बिलबोर्ड वगैरह आ गए, वो तो ऐसी इमेज तैयार करते हैं, वो ऐसी आंखों को धोखा देते हैं कि ये चारों तरफ से ये गहराई का हिस्सा है। उन्होंने क्या काम किया कि 4 मतलब 3 एंगलों से जो है प्रकाश को जो है वो एक जगह फोकस कर दिया। तो वो आपको देखा होगा बोर्ड के बाहर भी जो है ना कहीं ट्रेन निकलती हुई नजर आती, कहीं कोई जानवर कूदता हुआ नजर आता, फानता हुआ। तो ये सब ये नज़रों का जो है वो दृष्टिकोण का सारा जो सापेक्ष और निरपेक्ष ये दोनों तरीके हैं। तो अब आप समझ लें मेरी अच्छी तरह से एक तरफ से बात कि जब भी आप कोई जो है लिखाई, अब वैसे हमारी राइटिंग तो अच्छी नहीं है, हम जब राइटिंग लिखते हैं, लेकिन जब हम अगर 2 सिरे की वाली कोई चौक पकड़ लें या निर्कुल से लिखूं या कोई बुरुश के द्वारा, तो राइटिंग जो है ना वो अपने आधार पे यानी अपने मानदंडों पे ही वो जो है आ जाती है। आप वो उसकी टाइप यानी बनावट वो रखें और इस तरह से जो है वो चौक के 2 हिस्से इस एंगल पे टिकाएं 130 अंश के, जिस तरह से ये मैंने गहराई आपको बताई ये वाली दृष्टिकोण, और बस आप लगातार जो है ना खटाखट लिखते चले जाएं। तो अब ये बातचीत इस चर्चा में आज वक्त ज़्यादा जो है वो समय ज़्यादा लग गया, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।